हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड में। जैसा कि हमारी इंग्लिश की अभी जो सीरीज़ चल रही थी पैसिव वॉइस को लेकर के, लास्ट जो हमारी क्लास अभी रही है वो रही है आपके मॉडल्स की और कुछ टॉपिक्स जो टेंस के छूटे हुए थे पहले की वीडियो से वो। दोस्तों सिंपल सा फंडा है पैसिव वॉइस का कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट पे चलता है और एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट से चलता है। मैं आपको थोड़ा सा 2 या 3 मिनट का रिकैप ज़रूर दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी लिंक जो है एक बार आपकी बन जाए। ये हमारा एक मेन जो पर्पस है वो ज़रूरी है इसको समझने के लिए। दोस्तों वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द परफेक्ट टेंस, हाउ वी एक्चुअली मेड इट इन द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस using some like a been or other words, why, such kind of words, right? As far as models are concerned, we have discussed about the can, could, should have, should, might, must, all these type of models we have already used and understanding those actually passive voice, right? So the next topic we have, as I told you earlier in the video, that I will discuss about the today the WH formation as well as prepositional, how to prepare them, passive voice in the prepositional way and other like WH form, right? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन की ही बात करूँगा कि प्रीपोजिशन एक्चुअली जो यूज़ हम मॉडल में करते हैं वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन तो आपको यही आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन का यूज़ हम पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। सबसे पहले एक सपोज एक्टिव वॉइस लेके चलता हूँ मैं। सपोज जैसे सपोज लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए ये अब आप इसमें देखेंगे ज़रा कि इसमें आपको प्रीपोजिशन देखने को मिल रही होगी। एक और समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, टू, V1 ऑब्जेक्ट। ये भी आपका एक पॉसिबिलिटी है, ये भी आप देखने को मिलता है। एक आप ये भी ले सकते हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये सब के सब में आपको या तो टू दिखाई देगा या प्रीपोजिशन में आपका अबाउट दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आपको टू दिखाई दे रहा है, ये प्रीपोजिशन ही है दोस्तों, ये भी आपका क्या प्रीपोजिशन ही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम जो पैसिव वॉइस सीखेंगे वो प्रीपोजिशन का ही सीखेंगे कि ऐसे केस में आप कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हम प्रीपोजिशन का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहीं पर आपको पैरेलल बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है। देखिए मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूँ दोस्तों, इसी का पैसिव वॉइस बना रहा हूँ। तो देखिए सपोज करो पैसिव वॉइस में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। शायद आपको ये इंक दिखेगी नहीं तो मैं दूसरे इंक यूज़ कर लेता हूँ, येलो ही कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, समझ में आए अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या उठाऊँगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट उठाऊँगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, इज एम आर। फिर आपको दिखाई दे रहा है उसमें दोस्तों अबाउट टू। फिर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, बी। प्रीपोजिशन में पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो उसमें बी का यूज़ करते हैं। सिंपल सा फैक्टर ये है। इसके बाद इसमें आपकी जो फॉर्म आएगी वर्ब की वो आएगी थर्ड फॉर्म। फिर आपका आएगा अदर वर्ड, फिर आपका बाय और फिर आपका सब्जेक्ट। इफ़ यू सी द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस, I think most of the elements are very common. Suppose like object, helping verb, verb third form, other word and by and subject. These are most elements actually are commonly used for the all type of sentences, है ना। ये तो हमने आपको देखे ही होंगे कि आपको जो नया है वो सिर्फ ये वर्ड आपके लिए नया है, बाकी सब तो पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है आपने। बी भी पढ़ा हुआ है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि these are not any kind of a strangeable type of words which you actually see that these are absolutely ununderstandable for me and I cannot understand. That is not possible, right? It's because you have already gone through these kind of elements earlier in the sentences, right? Okay, so let's go for the sentence so that we understand it very
cleanly, right, and very neatly, right? For example, suppose I have say that I have to do this work as soon as possible. अब आप देखिए सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है। जब प्रीपोजिशन दिखाई देती है, ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा टू डू का यूज़ करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये आपने इन्फिनेटिव के दौरान भी पढ़ा था दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि टू के साथ हमेशा जो टू होता है वो हमेशा V1 का लेके चलता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो दो कंटेंट जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? इन्फिनेटिव। ये आपका इन्फिनेटिव होता है दोस्तों, है ना। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ पैसिव वॉइस के, तो सबसे पहले क्या उठाएंगे दोस्तों? सबसे पहले उठाएंगे आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था आपका दिस वर्क। इसके बाद क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? अब क्या हेल्पिंग वर्ब हैव ही आएगा? चूँकि आई के साथ हैव लगता है, लेकिन दिस वर्क जो है वो तो क्या लेगा? हैज़ ही लेगा दोस्तों, है ना। इसके बाद हैज़ आया, फिर क्या आएगा? हैज़। इसके बाद आएगा टू। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान रखना, बी का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा? दिस वर्क हैज़ टू बी। और वी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? थर्ड फॉर्म, डन। इसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें क्या है? एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद क्या आएगा? बाय। और बाय के बाद क्या आएगा दोस्तों? आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मी। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस वर्क हैज़ टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल बाय मी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो या कुछ ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत कठिन लग रहा है। कोई कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको टू दिखाई दे तो वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझने के लिए अलग से दिमाग चलाना पड़ जाए। वेरी ईजी, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट बिकॉज द एलिमेंट्स आर वेरी कॉमन। सो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स जो सब कॉमन है, इसलिए आप इनका यूज़ आराम से कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज, हमारे पास इसका दूसरा जो अबाउट टू वाला एग्जांपल मैंने दिया था वो भी आप देख ही लो, है ना। जैसे लिखा है ही इज अबाउट टू lodge a complaint against me बस चलिए यहाँ तक ही सेंटेंस खत्म करते हैं। इसके बाद जो चाहो आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किस वजह से अगेंस्ट लॉज कर रहा है वो आप बढ़ा लो, जो तो मर्जी है आपकी। लेकिन एक्चुअल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो यही है। अब इसके आगे जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। पैसिव वॉइस तो आपको इसी में सिमट जाएगा। कैसे? सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है उसमें दोस्तों? आ कंप्लेंट, आ कंप्लेंट। इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, तो यहाँ इजी आएगा। अबाउट टू एज इट इज़ यूज़ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि टू के बाद क्या आएगा? उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, वी आएगी, वी के बाद क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो लॉज, लॉज मतलब होता है क्या करना? दायर करना या दाज करना, लॉज्ड। इसके बाद क्या आएगा? लॉज के बाद अबाउट टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट। देखिए लॉज अगेंस्ट, अगेंस्ट मी कब की बात है? बाय किसके द्वारा? ही मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिम। देखिए क्या हो रहा है? A complaint is about to be lodged against me by him, यानी जो कंप्लेंट है अगेंस्ट मेरे लॉज होने वाली है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। क्लियर है ना? तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो टफ हो, जो आपको समझने में दिक्कत करे महसूस, राइट दोस्तों। तो इतना ध्यान रखा आपको रखना है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव, अब अगर इसके अलावा भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो दूसरा टाइप का मैंने सेंटेंस आपको बताया था कि WH का यूज़ भी आप करते हैं कई बार सेंटेंस में। WH, अब आप WH का भी देख लो कि अगर WH यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप इसका एक्टिव वॉइस देखो।
तो एक्टिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है इसका WH, इसके बाद इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर हेल्पिंग वर्ब में आप चाहो तो मैं हेल्पिंग वर्ब ही लिख दूँ, क्योंकि इज़ सर्टेन नहीं है ना, इज़ जो है वो सर्टेन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट दोस्तों, फिर आपके इसके अंदर आएगी वर्ब कोई भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जैसी हेल्पिंग वर्ब होगी वैसे ही उसकी वर्ब होगी, ठीक है। इसके बाद इसका क्या आएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आए भी, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा दोस्तों, क्योंकि WH का मतलब है क्वेश्चन करना। भाई अगर मैं पूछूं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर वो कहाँ जा रहा है उसका आंसर जो वो बताने वाला है वो इसका ऑब्जेक्ट है, और वो उसके अंदर बताएगा नहीं। अगर बता दिया तो फिर उसका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। भाई ऐसा कैसे लगता है कि मैं कहूँ कि मैं कहाँ भोपाल जा रहा हूँ, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग भोपाल की बात चल रही है, फिर कहाँ का मामला ही खत्म हो जाता है। तो WH हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बचाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट उसको जानने का ही पर्पस देता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे खासकर ध्यान रखिएगा। WH, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने बोला। इसके बाद आपके यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा इसमें? ऑब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की, अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर बी आ जाए, हो सकता है कि इसमें बीइंग आ जाए, क्योंकि डिपेंड करता है, और हो सकता है कि इसमें बी ना जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना, और हो सकता है कुछ भी ना आए। इसके बाद आपका इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस तो कोई भी हो थर्ड फॉर्म ही आती है। फिर आपका अदर वर्ड अगर ज़रूरत लगती है तो वाई, फिर आपका सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड आगे। बस एक ही फॉर्मेशन ऐसी है, जैसे सपोज लिखा है हु told you about me, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है। ध्यान रखना कि जो हु होता है वो हमेशा वाई हुम से कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है बता देता हूँ। जैसे हमारा सपोज आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? हर। इसी प्रकार बाकी के होते हैं। ऐसे ही हु जो होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है हुम, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका यहाँ पे हुम कर रहे हैं, वाई हुम। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? टोल्ड का यूज़ हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर चूँकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि ये सेंटेंस किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों? पास्ट में। तो क्या अब यहाँ पर आपको क्या सेंटेंस में पैसिव वॉइस बन सकता है? इज इट पॉसिबल? आप देखेंगे वाई हुम। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर, चलो इस सेंटेंस को फिलहाल मैं समझो नहीं, क्योंकि इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक बहुत इजी फॉर्मेशन में बता दूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये जो टॉपिक है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए सपोज लिखा है हु हैज़ डन दिस वर्क विदाउट माई परमिशन। हु हैज़ डन दिस वर्क विदाउट माई परमिशन, मतलब क्या हुआ? किसने मेरा ये जो काम है बिना मेरी परमिशन के किया, ये इसका मेन पर्पस है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले मैंने क्या बोला? वाई हुम का यूज़ करेंगे आप इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैज़ क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस वर्क, हैज़ दिस वर्क। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? थर्ड फॉर्म, यहाँ आ गई आपकी थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद विदाउट माई परमिशन, क्या बोला? वाई हुम हैज़ दिस वर्क डन विदाउट मी, हैज़ दिस वर्क बीन डन बाय मी। देखिए यहाँ पर आपका इजीली सेंटेंस में क्या हुआ है? पैसिव वॉइस WH फॉर्म का बन गया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस सेंटेंस में, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको WH फॉर्मेशन है। अब आप चाहो तो उसमें आप चाहें तो सेंटेंस में और भी टाइप का आप ले सकते हो। जैसे सपोज कर लिखा हुआ है ना, हाउ is he calling her? How is he calling her? वो किस तरह उसको बुला रहा है, क्या बोलेंगे इसमें? हाउ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसके बाद क्या हो जाएगा? हर क्या हो जाएगा? हाउ इज शी कॉल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉल्ड बाय। यहाँ क्या है? ही का क्या हो जाएगा? हिम।
हाउ इज शी कॉल्ड बाय हिम, किस तरह उसको बुलाया गया। तो ये आपका दूसरा फॉर्मेशन भी है। आप चाहे हाउ यूज़ करो, चाहे आप इसमें वेयर यूज़ करो, चाहे आप इसमें किसी भी तरह के टॉपिक्स जो अगर आप इसमें यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आप इसका यूज़ ईजिली कर सकते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो उसमें आता है वो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए, एक और इसमें टॉपिक है लेस्ट का यूज़ आपको ध्यान रखना है। सॉरी, लेट जो है आपका, लेट, कई बार लेट का यूज़ भी होता है। तो आप ऑब्जेक्ट कैसे, लेट का ऑप्शन भी कैसा होता है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा और फिर आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सपोज करो लेट हिम डू, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पहले यही बनाएंगे और लेट उठाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, फिर क्या आएगा बेटा इसमें दो, बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन, लेट इट बी डन। आपका ये जो है ये क्या है, आपका पैसिव फॉर्म है दोस्तों। ये क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पैसिव फॉर्म है। अगर कभी भी आपको लेट से सेंटेंस स्टार्ट आता है सपोज, और आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपका जो है एक्टिव है, तो ये आपका पैसिव फॉर्म है दोस्तों, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है और इसमें ज़्यादा समझने वाला विषय नहीं है। तो पैसिव वॉइस एक जो है आपका ऑलमोस्ट कवर होता जा रहा है। अब आपको जो मिसलिनियस टॉपिक है पैसिव वॉइस का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कंटिन्यू करूँगा। लास्ट वीडियो हमारी रहेगी इसके बाद की, जिससे पैसिव वॉइस आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से पैसिव वॉइस को आराम से अपने क्वेश्चन लगाएंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कल ही मैं आपको इस चीज़ की रिकैप दे दूंगा, कल ही मैं आपको मिसलिनियस पढ़ा दूंगा और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर से मैं आपको दूंगा एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये टॉपिक्स जो है क्वेश्चन बेस पे आपका सॉल्व भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका कंटेंट जो है आज के लिए इतना पर्याप्त हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन लगाइए, नहीं आता है तो पूछिए। अगली क्लास में मैं आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत वो बचे हुए वो बता दूंगा और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपकी पैसिव वॉइस की जितनी भी कंसेप्ट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाए और आगे आपके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आप बैठने वाले हो उन सब में आपके एटलीस्ट पैसिव वॉइस से आपके मार्क्स ना कटे। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है और इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद करने में थोड़ा समय लगेगा। कृपया करके इसके स्ट्रक्चर परमानेंट लगाते रहें, यूज़ करते रहें, सो दैट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जो भी डाउट्स हैं पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।